बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा इंतजामिया को महंगा पड़ गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुजाहिरा ना रोकने पर मुल्तान इंतजामिया पर बरस पड़े। डीसी मुल्तान और सीपीओ मुल्तान को ओएसडी बना दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। डीसी मुल्तान आमिर खट्टक और सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद को ओएसडी बना दिया गया। आपको बताएं कि मुल्तान में वजीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरा इंतजामिया को महंगा पड़ गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुजाहिरा ना रोकने पर मुल्तान इंतजामिया पर बरस पड़े। डीसी मुल्तान और सीपीओ मुल्तान को ओएसडी बना दिया गया। मुजाहिरीन ने गुज़श्ता रोज डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया था। डीसी मुल्तान आमिर खट्टक और सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद को ओएसडी बना दिया गया। आपको मजीद भी अपडेट करें, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुल्तान में रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरे का मामला थाना बहाउद्दीन जिक्रिया के एसएचओ फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुजाहिरीन की जानिब से गुज़श्ता रोज डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया गया। डीसी मुल्तान और सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद को ओएसडी बना दिया गया। आपको बता रहे हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुल्तान की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरे का मामला थाना बहाउद्दीन जिक्रिया के एसएचओ फैजान अली को भी मुअत्तल कर दिया गया और मुजाहिरीन की जानिब से गुज़श्ता रोज डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस पर बात करेंगे सरदार अली से। सरदार अली, बताइएगा, वजीर आला पंजाब का ये दौरा इंतजामिया पर बहुत भारी पड़ा? जी बिल्कुल, ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से गुज़श्ता रोज जो है वो मुल्तान का दौरा किया गया और ये दौरा जो है वो बिलखसूस मुल्तान इंतजामिया को जो है वो काफी महंगा पड़ गया है। मुजफ्फरगढ़ के लोगों की जानिब से जो है वो मुल्तान में वजीर आला जहाँ ठहरे हुए थे वहां पर मुजाहिरा किया गया था और ये मुजाहिरा जो है वो डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ किया गया था, जिसके बाद जराये का कहना है कि वजीर आला इस पर गुस्से में आ गए और डीसी मुल्तान और सीपीओ मुल्तान मियां महबूब रशीद को जो है वो ओएसडी बना दिया गया और इसके साथ साथ इन दोनों अफसरान को जो है वो ओएसडी बना दिया गया और इसके अलावा एसएचओ थाना बीजेडयू जो है फैजान अली, उनको भी जो है वो ओहदे से हटा दिया गया। जराये का यह भी कहना है कि उनको प्राइस पर जो है वो गफलत बरतने पर जो है वो मुअत्तल किया गया और इसके साथ साथ जो सीपीओ मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे उनको महकमा सर्विस पंजाब की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया और फौरी तौर पर जो है इन दोनों अफसरान को जो है वो SNG-80 रिपोर्ट जो है करने का हुक्म भी सादिर किया गया है। जी, हुक्म भी सादिर किया गया है। सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से आपको अपडेट करें, मुल्तान में गंदुम के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। गंदुम सरकारी निर्ख से 700 रुपए फी मन महंगी फरोख्त की जाने लगी। मार्केट में गंदुम सरकारी निर्ख के मुताबिक 1800 की बजाय 25 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, इतना फर्क इंतजामिया क्या कर रही है? गंदम की कीमतों के हवाले से बात करें तो जहां सरकारी कीमत जो है सरकारी नकनामे में वो 1800 रुपए है, लेकिन अगर हम मार्केट के हवाले से बात करते हैं, होलसेल मार्केट की मुल्तान की गला मंडी की, तो वहां पर कीमतें जो है वो 2500 रुपए फी मन तक भी जो है वो जा रही हैं। इसके अलावा जो है फी किलो जो है गंदम के आटे की कीमत के हवाले से बात करें तो फी किलो जहाँ 70 था वहीं अब 65 से 75 के दरमियान जो है वो इवॉल्व कर रही है कीमत। इसी पर हम बात भी करते हैं दुकानदारों से, क्या कहेंगे कि क्या वजह है कि कीमतें जो है महंगी पड़ रही हैं और क्या जो कंट्रोल है, जो इंतजामिया वो भी कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं? अंकल, बताइएगा, कीमतें बढ़ रही हैं, सरकारी नक्शनामा 1800 है मार्केट। सर, अर्ज है कि हमें लाहौर से 3 बोरियों का ऑर्डर आया है, लेकिन यहाँ महकमा फूड वाले एक बोरी नहीं दे रहे। साल हो चुका है, पिछले साल हमें मिले हैं, इस साल नहीं मिल रहे, इसलिए ये अपना बहरान आटे का है। अगर ये छोटे चक्की वालों को हुकूमत गंदम दे तो ये बहरान खत्म हो सकता है। अब हम अपना 2350 रुपए मन गला मंडी से ब्लैक खरीद करके आटा बेच रहे हैं। 65 रुपए किलो, 70 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। तो आप हुकूमत से इल्तजा है, मेहरबानी फरमाएं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सरकारी नर्ख उठा रहे हैं लेकिन मार्केट में ब्लैक में बिक रही है? सर, हमारा वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये आटा महंगा है, हम 70 रुपए किलो से 75 रुपए किलो आटा खा रहे हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमारे घर में फाके
हम कहाँ जाएं, क्या करें, डकैतियाँ मारे, खुदकशियाँ करें, क्या करें। आटे की कीमतों में जो है फिल वक्त कोई कमी जो है आने के इम्कान शहरी जो नहीं है है, खासे क्योंकि परेशान है। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। इसी तरह शहर औलिया में आटे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। एक माह के दौरान फी मन आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ। शहर औलिया से हमें अपडेट कर रहे हैं सरदार अली। जी बिल्कुल, शहर औलिया में गंदम के नर्ख जो हैं वो आसमान से बातें करने लग गए हैं, जिसकी वजह से आम शहरी जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सरकारी नर्ख की बात की जाए तो गंदम का सरकारी नर्ख जो है वो 1800 बताया जा रहा है, जबकि जो मार्केट में है वो 25 से 2600 रुपए जो फी मन जो है वो गंदम जो है वो फरोख्त हो रही है। फी मन के हिसाब से 700 से 800 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ फ्लोर मालकान से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो 1720 रुपए फी मन के हिसाब से जो है वो आटा फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो खुद साख्ता कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त हम एक दुकान पर भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं दुकानदार से। अच्छा भाईजान, बताइएगा कि गंदम के नर्ख में इजाफा हो रहा है और आटा जो है वो भी महंगा होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है, क्यों इतने रेट बढ़ रहे हैं? जरा इस हवाले से हमें बताइएगा कि इसकी क्या वजह है, क्यों रेट बढ़ रहे हैं? भाईजान, मिल मालकान कहते हैं कि हमारे पास सरकारी आटा नहीं है, सरकारी गंदम हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही, और हमें गवर्नमेंट अगर गंदम दे रही है सरकारी तो किसको दे रही है? हमें तो ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पे तो प्राइवेट आटा बिकता है 15 किलो की, जिसकी कीमत 950 रुपये है, और जो 430 रुपये वाला था वो तो नायाब है। वो तो लोग बेचारे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं कि आटा मिलता नहीं है, और ये पता नहीं क्या पॉलिसियाँ हैं इनकी, हमें इसमें कोई समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका आटा कहना है नायाब कि हो चुका है। बहुत शुक्रिया सरदार अली, आपने हमें अपडेट किया। दुकानदार शिकवा कुना है, इसी तरह शहरी भी परेशान है। शहरी इस मुतालिक क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ओवरऑल तो हर चीज महंगी हो रही है। खसूसी तौर पे जो है ना, गरीब आदमी जो आटा खा रहा था उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। ये 15 दिनों में तो जो है ना 200 रुपया मन के पीछे फर्क पड़ चुका है। 100 के करीब आटा पहुंच गया, चीनी 100 के करीब पहुंच गई है। अवाम की खावे, गरीब अवाम मर गई है। 600 रुपये दिहाड़ी है। 600 रुपये जो अगर शाम के टाइम पे अगर आटा लवना चाहे नहीं ले सकता, घी लवना चाहे 1 किलो राशन बच्चों वास्ते नहीं, सब्जी तक उन्हें ताजी दिहाड़ी करनी है, ताजी दिहाड़ी दे विच उन्हें अपने बच्चे का पेट पालना है, जड़ा मुश्किल है। हर चौक पे जहाँ भी देखो लाइन लगी होती है। दुकानों पे आटा लेने जाओ तो 80 रुपये किलो मिलता है। अगर ये लाइन लगे तो जो ना पूरा आधा दिन तो लाइन लगने में लग जाता है। बंदा मजदूरी करे या आटा लेने के लिए लाइन लगाए। 75 रुपये किलो आटा है। शहरी शिकवा कुना है, आहो बका कर रहे हैं, हुकूमत को रिलीफ देने का कह रहे हैं। इसी तरह फ्लोर मिल मालिकान क्या कहते हैं ये बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है माजिद किलासरा। माजिद, बताइएगा फ्लोर मिल्स मालिकान का मौकिफ क्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें गंदम की तो गंदम के रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर मार्केट्स में गंदम की फी मन कीमत की अगर बात करें तो फी मन जो है वो 2500 रुपए में जो है वो फरोख्त हो रही है, और इसके साथ अगर सरकारी रेट्स की बात करें तो सरकारी रेट्स जो है वो 1800 हैं। गंदम के रेट्स में इजाफे के साथ जो है वो शहरी भी परेशान है, क्योंकि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। फी किलो जो है वो 75 रुपए से इजाफा कर चुका है आटा। हमारे साथ फ्लोर मिल के मालकान मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि वो किस रेट पर जो है वो आटा दस्तयाब करें। जी सर, आप बताइएगा, आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फ्लोर मिल आप किस रेट्स पर शहरों को आटा दस्तयाब कर रहे हैं? एक गवर्नमेंट की जो है कि आपने 419 रुपये एक्स मिल आटा दुकानदार को देना है, तो दुकानदार को आटा पहुंच रहा है 430 रुपये में दुकानदार ने सेल करना है। इसके अलावा ट्रकिंग पॉइंट भी गवर्नमेंट ने लगवाए हुए हैं। हर चौक पे आटा की गाड़ियां खड़ी हैं और लोग आटा लेके जा रहे हैं। 430 रुपये में गवर्नमेंट सख्ती से हर जगह आटा अवेल करवा रही है। दुकानदारों के पास भी बाकायदा चेकिंग भी कर रही है। तो अब ये दुकानदार कहीं पे कोई महंगी बेच रहा हो, कुछ साख्ता महंगाई उसने की हुई है तो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है और कर रही है, कामयाब भी है इसमें कि आवाम को आटा सस्ता और अच्छा दस्तयाब हो। कितनी अकसाम का आटा मतलब मार्केट में जो है वो दस्तयाब करते हैं? जी, एक तो आजकल तो गवर्नमेंट गंदम दे रही है, तो गवर्नमेंट ने अपनी रेशियो बनाई हुई है कि आपने हमें इतना थैला इस रेशियो से बना के देना है, तो गवर्नमेंट अपना आटा पूरा ले रही है और वो सेहत के हवाले से भी अच्छा आटा जिसमें चोकर होती है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि दुकानदारों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। दुकानदार जो है खुद साख्ता महंगाई की जा रही है। माजिद, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी मोहम्मद यूसुफ रहमान इस मामले पे क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। अली रियाज, बताइएगा कि क्या कहते हैं, शॉर्टेज की वजह क्या है?
سبیل کچھ ایسی صورتحال ہی ہے جہاں مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو ابھی جیسے گزشتہ سال میں جو گندم کی پیداوار ہے کافی ٹارگٹ پورے نہیں ہو پائے تھے، جس کی وجوہات جو تھی وہ یہ تھا کہ ٹمپریچر کا بڑھ جانا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو رسٹ یعنی کہ کنگھی کا حملہ تھا اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی تھی۔ اس سال کیا سچویشن ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ایکسٹینشن موجود ہیں محمد یوسف رحمان صاحب، ان سے پوچھیں گے۔ پنجاب میں 10% رقبے کے اوپر زیادہ گندم کاشت ہوئی ہے، اور وہ 10% رقبہ بھی آیا ہے کپاس کی وجہ سے، کیونکہ کپاس کی فصل زیادہ اچھی نہیں ہوئی اور وقت سے پہلے رقبہ خالی ہو گیا تھا۔ اور پچھلے سال جو لوگوں کا، کیونکہ یہ ایک بنیادی خوراک کا جز ہے گندم، تو ہر انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ ریٹ اس دفعہ بھی 2000 سے اوپر ہی رہے گا۔ فصل فی الوقت اچھی حالت میں ہے۔ کاشتکاروں سے یہ گزارش ہے کہ جن میں دانہ ابھی کچا ہے، دودھیا حالت میں ہے، اس فصل کو پانی لگا دیں، لیکن وہ بھی موسم کو دیکھتے ہوئے کہ ہوا چل رہی ہوگی تو گر جائے گی، پھر نہ لگائیں۔ دوسرے نمبر پہ کہ جن گندم کی اگیتی فصل نے دانہ اپنے اندر پکا لیا ہے یا وہ سختی میں آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کو قطعاً پانی نہ لگائیں۔ باقی پچھلے سال سے اس سال بظاہر فصل بہت اچھی ہے اور پیداوار بھی 32 من آن این ایوریج آنے کی توقع کی جا رہی ہے، لیکن فروری کا مہینہ زراعت کے حوالے سے، فصلات کے حوالے سے تھوڑا سا ٹف گزرا ہے کہ خشک رہا، ٹمپریچر رائز کر گیا، 25 ڈگری سے اوپر ڈے ٹمپریچر رہا، نائٹ ٹمپریچر جو ہے نا 15 سے 12 کے درمیان آتا رہا۔ اگر میں ایک جنرل بات کروں کہ ڈے اور نائٹ ٹمپریچر میں 10 ڈگری سیلسیس کا فرق رہا، اس سے فرٹیلائزیشن یا پولینیشن کا عمل وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بھی 32 من آن این ایوریج فی ایکڑ پیداوار توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال پیداوار 10% زیادہ ہوگی۔ علی، آپ کا بہت شکریہ۔ دیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں۔ رحیم یار خان میں ہوٹل انڈسٹری کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ایک سال سے ڈائننگ بند ہونے سے چھوٹے ہوٹلز بالکل بند ہونے پر آ گئے۔ آٹے کی قیمتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے روٹی کی قیمت 6 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، بتائیے گا ہوٹل مالکان کیا کہتے ہیں؟ ہوٹل انڈسٹری بھی ایسی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال متاثر ہے، کیونکہ ان کو ڈائننگ کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف ٹیک اوے کیا جا سکتا ہے، اور اس انڈسٹری میں چھوٹے چھوٹے کاروبار، چھوٹے چھوٹے ہوٹل ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ صدر ہوٹل ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ لوگوں کو کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ ہماری مشکلات میں اضافہ کرونا کی وجہ سے ہو گیا۔ کرونا میں ہماری ڈائننگ بند کر دی گئی تھی اور تقریباً سال ہو گیا ہماری ڈائننگ بند ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں صرف ٹیک اوے کی اجازت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان پر ڈے ہو رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کرونا کے باقی جس طرح ساری مارکیٹ پورا معاشرہ کھل گیا کرونا کے اب جانے کے بعد، اور ہمارا ڈائننگ بھی اوپن کر دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روٹی کے ریٹ بڑھائے جائیں، جس طرح آٹے کا ریٹ بڑھ گیا ہے، گیس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ روٹی، نان اور خمیری روٹی کا ریٹ بھی بڑھایا جائے۔ خمیری روٹی کا بھی ریٹ بڑھایا جائے، ڈائننگ کو بھی اوپن کیا بڑھا جائے۔ دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب بہاولپور ضلع کے 26 سکولز کی حالت زار اب ہوگی بہتر۔ حکومت نے سالانہ ترقیاتی سکیمز کے تحت 14 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز جاری کر دیے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے طیب سیف۔ جی بالکل، بہاولپور کے اسکولوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کو ان کے اوپر رحم آ ہی گیا ہے، اور خاص طور پر کل 26 اسکیمیں ضلع بھر کے اسکولوں کی بھجوائی گئی تھی محکمہ تعلیم کی جانب سے۔ اس میں سے 25 اسکیموں کے جو فنڈز ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایک اسکیم کے جو فنڈز ہیں وہ اس وجہ سے ریلیز نہیں ہو سکے کہ وہاں پر کورٹ کا سٹے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ابھی کام سٹارٹ نہیں ہو سکا۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو 144 ملین روپے جو ہے تمام اسکیموں کی جو لاگت ہے وہ آنی ہے، اور تمام اسکیموں کے پیسے جو ہیں وہ فوری طور پر ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی جون آئے، جون سے پہلے تمام طرح جو اسکیمیں ہیں یہ مکمل ہونی چاہیے۔ اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایڈیشنل کلاس روم بنانے کی تو اس کی ایک اسکیم منظور کی گئی ہے، جبکہ مسنگ فیسلٹی کے حوالے سے جو 5 اسکیمیں منظور کی گئی ہیں، جو کہ خاص طور پر بہاولپور سٹی، بہاولپور صدر اور احمد پور شرکیہ کے جو اسکول ہیں وہاں پر ان چیزوں کے حوالے سے شکایت سامنے آئی تھی، تو وہاں پر یہ تمام تر اسکیمیں جو ہیں اپروو کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈینجرس بلڈنگز کی تو ڈینجرس بلڈنگ میں ان بلڈنگز کی حالت کو بہتر کر دیا جائے گا۔ طیب، آپ کا شکریہ۔
डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का लेडीज पार्क की तासीनो आराइश का हुक्म। इस हवाले से बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा ये काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से लेडीज पार्क की बहाली का काम जो वो शुरू करवा दिया गया और इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो मुल्हिका ग्रीन बेल्ट जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, वहाँ पर भी खूबसूरत किस्म की वॉल पेंटिंग की जा रही है। पाकिस्तानी परचम लगाए जा रहे हैं और शहरियों के बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस लगाए गए हैं। एक दो दिन में इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाएगा और लेडीज पार्क की बहाली जो है वो बहुत अरसे से इल्तबा का शिकार थी, अब इसकी बहाली की जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस नज़रिए से आप देखते हैं ये जो इकदाम हो रहे हैं? माशाल्लाह डी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है घूमने के लिए कोई पार्क भी नहीं था, अभी माशाल्लाह ये ग्रीन बेल्ट आधा बन गया है और भी काम हो रहा है और लेडीज़ पार्क जो है उसमें भी काम होने वाला है। माशाल्लाह हमें घूमने के लिए जगह नहीं मिलती थी, अब हम बच्चों को लेके इंशाल्लाह फैमिली को भी लेके आएंगे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है कि बहुत अच्छा काम है, शहरी से सराह रहे हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली के इलाके पाई खेल में बिजली की झूलती तारों के गुच्छे खतरा जान बन गए। कई मुकामात पे तारें जमीन से टकरा रही हैं। इस पर बात करेंगे अख्तर मिर्जाज से। अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, नवाई इलाका पाई खेल में बिजली की झूलती तारें मकीनों के लिए खतरा बन चुकी हैं। मकीनों की जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर मुतअद्दिद बार बारिशी अय्याम में और आंधियों के अय्याम में यहाँ पे तारें टूटकर जमीन पर गिरी हैं, इमारतों में करंट आ जाता है, लोगों के नुकसानात हुए हैं। कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ये तारें जो हैं झूल रही हैं, इस हवाले से वापडा वाले क्या कहते हैं, क्या नुकसानात? जितनी आबादी है इस साइड पर उसकी तमाम आबादी की तारें यहाँ से लेकर उतने तक सारी तारें ये जो लगी हैं ये वैसे खड़ी हैं, इन पर टेपें लगी हैं, कहीं पे खाली हैं। जब भी बारिश होती है तो करंट आ जाता है, गिर जाती है। और यहाँ से स्कूल 4-5 स्कूल है इस साइड पर, जिसके बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं और इन तारों से खतरा होता है कि जब भी कोई बच्चे का नुकसान हो सकता है, किसी जानवर का नुकसान हो सकता है, तो इनका कोई हवाला किया जाए। उधर देखो नीचे पड़ी है, कोई हमारे मकानों पर लगाई है, इन्होंने डाली हुई है, कोई वैसे पड़ी है। तो बच्चों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। आपका शुक्रिया अख्तर। रुख करेंगे कोट अद्दू का। कोट अद्दू शहर के इकलौते मुमताज पार्क में सहूलियात का फुकदान है और पार्क की लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं। पार्क की हालत बार अपडेट करेंगे तैमूर अतर। आज बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोट अद्दू के इकलौते मुमताज पार्क में, जो 2010 में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था और उसके बाद इसको बनवाया गया था। 2010 के बाद अब तक इस पार्क के ऊपर तवज्जो ना दी गई और इस वक्त ये सूरत हाल है कि पार्क में जो है सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार है, दीवारें जो हैं वो भी खस्ता हाली का शिकार है और सबसे बड़ा जो मसला है कि इस पार्क की बैक साइड की जो दीवार है वहाँ पे पूरे इलाके का जो कचरा होता है उसका ढेर लगा दी गया है, जिसकी वजह से हवा जब चलती है बदबू सारी इस पार्क में आती है। रिहायशी इलाका है, जो घर है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना, जो पार्क में लोग आते हैं इनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पार्क के अंदर लगाई गई जो लाइट्स हैं वो भी नकारा होने पर बंद हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, इकलौता पार्क है और इस पार्क को भी बंद किया हुआ है, खवातीन को भी नहीं आने देते, सहूलियात का फुकदान है, गंदगी के ढेर हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है ना जी, पहले नंबर पे तो पार्क का जो है बिल्कुल निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। लेडीज़ वगैरह फैमिली इधर नहीं आ सकती और दीवारें की ईंटें तक जो है वो गायब हो गई है और बैक साइड पे जो है बल्दिया वालों ने कचरा डाला हुआ है। साथ मस्जिद बिलाल है, उधर लोग नमाज पढ़ने से बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है कि बदबू होती है, नमाज भी पढ़नी होती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे? इसकी सफाई होनी चाहिए और इसकी सफाई होनी चाहिए। हमारी कोई भी दादरसी नहीं कर रहा। तैमूर अतर, आपका शुक्रिया। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सैनिटर बनने पर मुबारकबाद देने के लिए कसीर तादाद में कारकुनान गिलानी हाउस पहुंच गए। गिलानी हाउस से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक।
جی بالکل، سابق وزیر اعظم سید یسر رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، تو اس وقت جو گیلانی ہاؤس میں ہے سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی کے بڑے صاحبزادے سابق رکن قومی اسمبلی سید عبدالقادر گیلانی ملتان گیلانی ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، ورکرز ہیں، جو کارکنان ہیں، وہ گیلانی ہاؤس میں موجود ہیں اور مبارکبادوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پھول پہنائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالقادر گیلانی صاحب، ہم ان کے زبانی جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو، آج آپ ملتان پہنچے ہیں، کارکنان بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، آپ کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آگے؟ یسر رضا گیلانی صاحب نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے، کتنی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں؟ تمام دوست اپنے حلقہ احباب کے اور جنوبی پنجاب کے بالخصوص ملتان ضلع کے جتنے بھی سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یسر رضا گیلانی صاحب جو منتخب ہوئے ہیں ایز سینیٹر، یہ اس خطے کی بھرپور طریقے سے صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج سے پہلے جو یہاں سے گئے ہیں بن کے منتخب ہو کے پی ٹی آئی میں ہیں، وہ ان کی آج تک اس خطے کے لیے کوئی آواز ہم نے نہیں سنی، ان کے لیے کوئی اقدام ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے حقوق کے لیے کبھی کوئی بات کی ہو۔ تو میں اس چیز پہ سارا ملک اور بالخصوص یہ خطہ بہت خوش ہے کہ یسر رضا گیلانی صاحب صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں اپنے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں مبارکباد دیتا ہوں پوری پی ڈی ایم کو، تمام 11 جماعتوں کو جنہوں نے یسر رضا گیلانی صاحب کا اس موقع پہ ساتھ دیا اور یہ الیکشن جو ہے اس کو کامیاب کیا۔ سر یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اب سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ نامزد کیا گیا، ابھی پی ڈی ایم کی جانب سے کوئی چیئرمین سینٹ کا امیدوار سامنے نہیں آیا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ اجلاس 8 تاریخ کو ہے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے چیئرمین کا امیدوار کون ہوگا۔ اچھا، اور پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز جو پہلے کچھ روز پہلے الیکشن سے ایک روز قبل ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی علی حیدر گیلانی صاحب کی، وہ ایم این ایز سامنے آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں گے کیا کہیں گے؟ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ ہم لوگ تھے۔ وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا، خود بھیجے گئے تھے اور خود ہی ویڈیو بنائی گئی تھی، صرف الیکشن کو سابوٹاج کرنے کے لیے، الیکشن کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کے لیے انہوں نے اقدام کیا، لیکن پھر بھی وہ ان کے کسی کام نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے سچ اور حق کا ساتھ دیا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے سابق رکن قومی اسمبلی سید ملک عبدالقادر ملک، گیلانی آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی جانب سے استحکام خاندان واک کا انعقاد کیا گیا۔ اس واک کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی خواتین ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی دن کی مناسبت سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین ونگ کی جانب سے استحکام خاندان واک کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والی بے شمار خواتین، لڑکیاں اور بچیاں شریک ہیں۔ اس واک کا مقصد خواتین کے معاشرے میں مقام، ان کی عزت اور ان کی عظمت کے اوپر بات کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ جو واک کی سربراہی کر رہی ہیں شازیہ موجود ہیں، بتائیں گی آج کی واک کا کیا مقصد ہے؟ ایک تہذیبی جنگ ہے جس کو چھیڑا جا رہا ہے اور عورت کو ایک مغرب زدہ عورت کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، مسلمان عورت کو، یعنی ٹارگٹ مسلمان عورت ہے جس کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کی رہنمائی میں تمام حقوق بھی ہیں اور اپنے فرائض سے اس کے اویئرنیس ہے، لیکن کیونکہ ہم پوری کی پوری معاشرت کو ایک رخ بدلنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم عورت کو بتائیں کہ وہ بینگ اے مسلم محفوظ عورت ہے اور اس عورت کی وجہ سے ایک معاشرہ جو ہے وہ مضبوط، عورت کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ ہے۔ سہیرہ، آپ کا بہت شکریہ۔